आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं या डी ब्लॉक मेटल्स भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें सारा एलिमेंट जो होता है वो सब क्या होता है, मेटल्स होता है। अपने केमिस्ट्री में हमेशा कुछ न कुछ मेटल्स यूज किया होगा जो कि डी ब्लॉक का ही मेंबर होता है, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। ये सभी प्रैक्टिकल यूज में बहुत ज्यादा होता है, एलिमेंट्स ज्यादा प्रैक्टिकल यूज है इन सभी मेटल्स का। तो सब लोग आयरन यूज कर रहे हैं कहीं ना किसी फॉर्म में, स्टील के फॉर्म में, अदर फॉर्म में। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी क्या है, ये सभी जो है डी ब्लॉक मेटल्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो डी ब्लॉक मेटल्स का दूसरा नाम जो होता है ट्रांजिशन मेटल्स भी होता है। डी ब्लॉक मेटल्स का दूसरा नाम जो है ट्रांजिशन मेटल्स भी होता है। आज हम लोग इन सब के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स का इसका नाम इसलिए भी है बिकॉज ये एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, ट्रांजिशन होता है, उसको एक्सप्लेन करता है। एक्चुअल में ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपके पास इधर एस ब्लॉक होता है, इधर पी ब्लॉक होता है, और इन दोनों को आप लोग कंबाइनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हो, और बीच में आपका डी ब्लॉक होता है, बीच में आपका डी ब्लॉक है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक होता है। ठीक है, अगर आप नंबरिंग देखो तो थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक टोटल 10 ग्रुप जो होगा डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो हम लोग डी ब्लॉक से कौन कौन ग्रुप बिलोंग करता है उसको लिखने जा रहे हैं। तो देखिए डी ब्लॉक में कौन कौन सा है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है। सबसे पहली बात ये फोर्थ पीरियड से शुरू होता है, फोर्थ पीरियड से शुरू होता है, और फर्स्ट सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, 3D सीरीज कहते हैं, बिकॉज इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में बढ़ता है। अगर हम ग्रुप नंबर की बात करें तो ग्रुप नंबर हमारा यहां पर होता है 3rd B, उसके बाद 4B, उसके बाद 5B, उसके बाद 6B, उसके बाद 7B, एंड देन आफ्टर 8B. 8B will consist of 3 group, and then 1B and 2B. अगर हम नए तरीके से नाम लिखना शुरू करें तो ये होता है 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप, यहां पर 8, 9, 10, 11 एंड 12 ग्रुप। ठीक है, ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हिस्सा है बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। हमारे पास फोर्थ पीरियड से शुरू होता है, फोर्थ पीरियड है ये 3D सीरीज इसको कहते हैं। 5th पीरियड में होता है 4D सीरीज। नाम दिया गया इस आधार पे कि आउटर इलेक्ट्रॉन किस डी ऑर्बिटल में जा रहा है, 5D सीरीज। एंड देन आफ्टर वी हैव 7th पीरियड विच इज कॉल्ड 6D सीरीज। अगर हम सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करें तो आपको सारे एलिमेंट्स को नाम से याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपका पोजीशन एटॉमिक नंबर के साथ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। मतलब इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, एटॉमिक नंबर इज 21, एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। इसी तरह से यहां पे स्कैंडियम, इथीरियम से शुरुआत होता है और जिंक के बाद कैडमियम तक मूव करता है। इसी तरह से आपको यहां पर लैंथेनियम से स्टार्ट होता है और मूव करता है Hg तक। इसी तरह से आपको यहां एक्टिनियम से शुरुआत होता है और मूव करता है UUV आनंद बायम तक। एटॉमिक नंबर की बात करें तो आप आसानी से 18 ऐड करिए, 39, देन 18 ऐड कीजिए 57, एंड देन 32 ऐड कीजिए 89। आप इधर एटॉमिक नंबर ऐड करो तो कितना होगा 18, 48,
and then after this will be equal to 32 addition, and then after it will 32 addition 112. तो इस तरह से डी ब्लॉक में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। आप चाहो तो कुछ और को भी लिख देते, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हफनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, नायोबियम एंड टंटालम। क्रोमियम के बाद होता है मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। मैग्नीज के बाद होता है टेक्नीशियम, रिहेनियम। आयरन के बाद होता है रहोडियम और ऑस्मियम। और कोबाल्ट के बाद होता है रुदीनियम एंड इरिडियम। तो इस तरह से है एलिमेंट्स का पोजीशन, लेकिन आपको सबका नाम आपको जानने का जरूरत नहीं है। आप बेहतर है क्या करो, इसको याद कर लो, इधर याद कर लो और इधर याद कर लो। बेसिकली आपको इतना याद होना चाहिए। तो इतना मतलब दिस वन शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू, बिकॉज ये सभी जो है याद करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। तो आप ऐसा नहीं कि सबको याद करके बस अब यही कहेंगे कि 3D सीरीज, जिसको कि फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, and similarly second series, third series and fourth series। फोर्थ सीरीज जो है हमारा इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट है ये फोर्थ सीरीज, बिकॉज अभी तक बहुत सारा एलिमेंट ऐसा है, 2-3 एलिमेंट जो कि डिस्कवर नहीं हुआ है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एलिमेंट का अरेंजमेंट इसी तरह से है। एक और बात आपको कह दें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स, वैसे मेटल्स को कहा जाता है जिसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो। अगर आप इस डिफिनेशन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटॉमिक फॉर्म और इन देयर आयनिक फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है और आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है, पार्शियली फॉर्म में। तो अगर आप गौर करोगे तो पार्शियली फॉर्म्ड डी ऑर्बिटल नहीं होगा इन सब में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल ना होगा, ना ही एटॉमिक फॉर्म में, ना ही आयनिक फॉर्म में, और इसीलिए इन सब को बोला जाता है सूडो ट्रांजिशन मेटल, बिकॉज इसका प्रॉपर्टी जो होता है ट्रांजिशन मेटल्स के से मैच भी नहीं करता है, और इसका डेफिनेशन जो है ट्रांजिशन मेटल डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ट्रांजिशन मेटल उस तरह का मेटल्स होता है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाए, एज वेल एज पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो इन देयर एटॉमिक फॉर्म और इन देयर आयनिक फॉर्म। तो ये जो सेकेंड बी का एलिमेंट्स है, जो सेकेंड बी का एलिमेंट्स है, जिंक, कैडमियम, Hg एंड UUB, these are called pseudo transition metals because they don't have partially filled d orbital either in atomic form or in ionic form। तो आपके पास अब ये सभी मेटल्स को आप ट्रांजिशन मेटल्स कहोगे। एक और बात है जो हम आपको बता दें कि इन दोनों एलिमेंट्स को, इस एलिमेंट्स को, थर्ड बी को इधर और इधर सेकेंड बी, सेकेंड बी को भी, इन दोनों को हम लोग कंबाइनली कहते हैं, इन दोनों को कंबाइनली कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स। और इसका कारण यह है कि ये दोनों एलिमेंट्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन मेटल से मैच नहीं करता है। जैसे ट्रांजिशन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है कि सभी कलर कंपाउंड बनाता है, ये दोनों कलर कंपाउंड नहीं बनाएगा। सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये दोनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। ये +3 यूनिफॉर्मली शो करता है, ये +2 यूनिफॉर्मली शो करता है। तो कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज है इन दोनों का जो कि इनको टिपिकल ट्रांजिशन मेटल से अलग करता है। तो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स में यही सारा ग्रुप होगा। इन सभी ग्रुप के बारे में हम, इन सभी एलिमेंट्स के बारे में हम लोग को जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, एज वेल एज कुछ डिटेल्स भी पढ़ना है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या है। सेकेंड बी को हम लोग सूडो ट्रांजिशन मेटल कहते हैं बिकॉज दे डोंट हैव पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड बी एंड सेकेंड बी को हम लोग नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं बिकॉज दे हैव डिसिमिलर प्रॉपर्टीज फ्रॉम दोज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स।
इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, इन सब का कंपाउंड कलरफुल नहीं होता है। ट्रांजिशन मेटल्स, ये सब ट्रांजिशन मेटल्स का प्रॉपर्टीज अलग होता है इन दोनों से, इसलिए इन दोनों को हम लोग नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे। तो अब हम लोग बारी बारी से ट्रांजिशन मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहला बात यही है कि ट्रांजिशन मेटल्स को हम लोग डिफाइन तो समझ ही रहे हो आप। ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स को डिफाइन करते हैं कि दोज मेटल्स which have partially filled d orbital in their atomic form or in ionic forms are called ट्रांजिशन मेटल्स। इसी को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और इसी के कारण सेकेंडरी ग्रुप, 12th ग्रुप जिसको कहोगे जिंक, कैडमियम, Hg एंड UuB आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल, दे आर कॉल्ड सूडो ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, n-1d ऑर्बिटल में मूव करता है, 1 to 10 ns1 to 2। और इसी के कारण इसमें जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा वो कम होता है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है। इनर ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल को हम लोग पेनल्टीमेट ऑर्बिटल भी बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। n-1h को पेनल्टीमेट कहा जाता है, n-2h को एंटी पेनल्टीमेट कहा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे कि f ब्लॉक एलिमेंट्स में मतलब एंटी पेनल्टीमेट में n-2f पे भरता है, इसमें पेनल्टीमेट ऑर्बिटल में भरता है, n-1 में भरता है इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है जितना कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आप देखोगे। तो हम लोग बारी बारी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे, सारे ट्रांजिशन मेटल्स का, सारे सीरीज का। देखिए हमारे पास है, हम लोग बारी बारी सबको लिखते हैं, मेंशन करते हैं। फर्स्ट सीरीज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, outer most electronic configuration, and then we will write second series, and then outermost electronic configuration, and then we will write third series और ट्रांजिशन मेटल्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन वी विल राइट फोर्थ सीरीज, एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 4 सीरीज है हमारे पास, 3D, 4D, 5D एंड 6D। सबका हम लोग क्या कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर लिख करके सबका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे स्कैंडियम 21 से, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है,
इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे 39 से। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड देन 48। थर्ड सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, 57 से शुरू करेंगे। उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन 58 से लेकर 71 तक किसमें चला जाएगा, ए ब्लॉक में। एंड देन आफ्टर दैट 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 89 शुरुआत करेंगे और 89 के बाद 90 से लेके 103 तक चला जाएगा। 89 में तो 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 एंड 112। ठीक है, आप गौर करोगे तो यहां स्कैंडियम से शुरुआत होकर के आपका मूव कर रहे हैं हम लोग जिंक तक। यहां पर हम लोग इटेरियम से शुरुआत होकर के मूव कर रहे हैं कैडमियम तक। यहां पर हम लोग लैंथेनियम से शुरुआत होकर के मूव कर रहे हैं Hg तक, एक्सेप्ट 58 to 71 विच मूव्स इन लैंथेनॉइड्स। एक्टिनियम से शुरुआत होकर के हम लोग मूव कर रहे हैं UUV तक, एक्सेप्ट 90 to 103 विच मूव्स इन एक्टिनॉइड सीरीज। तो हम लोग बारी बारी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखेंगे तो क्या होगा, आर्गन 4s2 3d1, आर्गन 4s2 3d2, आर्गन 4s2 3d3, आर्गन 4s1 3d5। This is the exception, first exception due to a stability of d5 configuration which is a half filled electronic configuration। ये पहला एक्सेप्शन है। आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d6, आर्गन 4s2 3d7, आर्गन 4s2 3d8, argon 4s1 3d10। This is the second exception due to a stability of fulfilled configuration, and then argon 4s2 3d10। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट सीरीज में 3D सीरीज में इसको 3D सीरीज कह सकते हो आप, इसको 4D सीरीज कहोगे सेकेंड सीरीज को, इसको 5D सीरीज और इसको 6D सीरीज, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिव डी ब्लॉक में जा रहा है। तो आप देख सकते हो दो जगह एक्सेप्शन है, एक क्रोमियम के केस में और एक कॉपर के केस में। आप चाहो तो 3D सीरीज आपको याद होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो क्रोमियम और कॉपर के केस में। दूसरा में हम देखते हैं क्रिप्टन 5s2 4d1, क्रिप्टन 5s2 4d2। इसमें एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है। क्रिप्टन 5s1 4d कितना हो जाएगा 4, क्रिप्टन 5s1 4d5, क्रिप्टन 5s1 4d6, क्रिप्टन 5s1 4d7, क्रिप्टन 5s1 4d8 एंड 46 के केस में कुछ अलग एक्सेप्शन टाइप का है, 5s0 4d10 एंड देन क्रिप्टन 5s0 और 4d10 5s1, और कैडमियम के इसमें क्रिप्टन 5s2 और 4d10। तो आपने देखा कि दो को छोड़ के बाकी सभी केस में एक्सेप्शन है। यहां पे हम डबल एक्सेप्शन डबल टाइप पे दिखा रहे हैं, बिकॉज यहां पे देख लो कि 5s0 4d10, मतलब पहला दो और अंतिम एक को छोड़ के बाकी सब में एक्सेप्शन है। सब में कहने का मतलब 5s1 4d कंफिगरेशन होगा, एक्सेप्ट 46 पैलेडियम का केस जहां पे 5s0 हो जाता है। अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें क्या होगा, क्रिप्टन के बाद जेनन 4f0, ठीक है, 5d1 एंड 6s2। इसमें क्या होगा, जेनन
4f14, 5d2, 6d, 6s2, ये कॉमन है तो हम इसमें अब चेंज नहीं कर रहे हैं। 5d3, 6s2, ये कॉमन है। 5d4, 6s2, 5d5, 6s2, this will be 5d6, 6s2, this will be same 5d7, 6s2, this will be same 5d8, 6s2, and then after here and here there will be exception 5d9, 6s1, 5d10, 6s1, and then 5d10, 6s2। एक्सेप्शन दो केस में है, यहां और यहां, जहां पे 6s1 हो जा रहा है और 5d9 और 5d10 हो जा रहा है। यहां की बात करें तो रेडॉन 4f 5f0, 5f0, 6d1, 7s2। इसमें अगर हम बात करें तो रेडॉन 5f14, 6d2, 7s2। अभी कॉमन है सभी में यही होगा, इसलिए हम इसको बार बार नहीं लिख रहे हैं। यहां पर हो जाएगा 6d3, 7s2, 6d4, 7s2, 6d5, 7s2, 6d7, 6d6, 7s2, 6d6, 6d7, 7s2, 6d8, 7s2, and then यहां पर एक्सेप्शन है 6d10, 7s1, and then 6d10, 7s2। तो एक्सेप्शन विल बी एट 1 1 1। तो इस तरह से आप देखा आपने कि 3D में क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन होता है, तो सब लोग जान रहे होंगे, ठीक है। तो सेकेंड सीरीज में अगर हम आते हैं 4D सीरीज में, तो एक्सेप्शन बस दो जगह शुरू में और अंतिम एक जगह नहीं है, बाकी सब जगह एक्सेप्शन है विद पैलेडियम 5s0 कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम 5D सीरीज में मूव करें तो 5D सीरीज में दो एक्सेप्शन है एट 5, मतलब 78 एटॉमिक नंबर एंड 79 एटॉमिक नंबर ड्यू टू D10 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन। एंड 6D सीरीज में अगर मूव करोगे तो 6D10 ये एक एक्सेप्शन है 111 एटॉमिक नंबर। तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिशन मेटल्स का, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स का हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा कि क्या क्या एटॉमिक नंबर होता है ट्रांजिशन मेटल्स का, एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में, इसका साइज, एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। दूसरा पॉइंट प्रॉपर्टी होगा एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। एटॉमिक साइज और आयनिक साइज की अगर आप बात करोगे तो एटॉमिक साइज सबसे पहले हम लोग देखते हैं। एटॉमिक साइज में ट्रेंड कुछ इस तरह का होता है, इस चीज को आपको पीरियोडिक टेबल में डील किया गया है, तो हम दोबारा यहां पर डील कर रहे हैं कि जब आप ट्रांजिशन मेटल देखोगे, जैसे कि हम 3D सीरीज लेते हैं, एक को लेकर के हम समझाते हैं आपको, सब में ऐसा ही होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब देखोगे एटॉमिक रेडियस इधर बढ़ता है, यहां से यहां लगभग सेम रह जाता है और उसके बाद फिर इधर बढ़ता है, कॉपर का इधर बढ़ता है। पीरियड में तो आपको दिख रहा है कि पीरियड में हम लोग पीरियड में कंपेयर करें, पीरियड में आपको दिख रहा होगा कि शुरुआत में एटॉमिक साइज घट रहा है, मतलब इधर की तरफ बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। देन आफ्टर लगभग सेम जगह जा रहा है, देन कॉपर से जिंक की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, तो देखिए there are two factors which affect atomic radii। पहला होता है फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो, जिसके इनवर्सली पोस्टल होता है रेडियस। और दूसरा होता है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, जिसके डायरेक्टिव पोस्टल होता है रेडियस,
ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का, तो यहाँ पे होता है 3D1, 3D2, 3D3। इसके बाद क्या होता है 3D5, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8 एंड देन 3D10, 3D10। ठीक है। अब देखिए, बात अगर हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम की करें, तो यहां पर डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, if between repulsive force between electron is negligible, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है, negligible because of less number of electron, और इसीलिए एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड होगा वो डिक्टेट होगा फ्रॉम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे जैसे आप इधर जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए रेडियस घटेगा। एंड सो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इज गवर्न्ड बाय फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, और इसलिए जो जनरल ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियस का, उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और इसलिए एटॉमिक रेडियस यहां से यहां घट रहा है। अब देखो, फ्रॉम क्रोमियम टू निकेल, F इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू F न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब यहां से यहां जितना, क्योंकि डी ऑर्बिटल का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स के कंपेरेबल हो जाता है, जिसके कारण से देयर इज ऑलमोस्ट नो चेंज इन एटॉमिक रेडियस। समझ में आ रहा हो, यहां पर एटॉमिक रेडियस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें इसी तरह से कॉपर और जिंक की, तो कॉपर और जिंक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो गया है, बिकॉज उसके पास डी ऑर्बिटल का संख्या ज्यादा है, और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, और इसलिए वहां से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। अगर हम इधर लिख देते हैं, इन केस ऑफ कॉपर एंड जिंक क्या होगा, जहां पे डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स, एंड हेंस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, और इसलिए क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रेंड इन पीरियड। सेम तरह का ट्रेंड आपको मिलेगा 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज में। तो बात यही है कि शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा डी ऑर्बिटल में, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स गवर्न करेगा रेडियस को, और उसके अनुसार से जैसे जैसे आप राइटवर्ड जाओगे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इसमें रेडियस घटेगा। जब डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स कंपेरेबल हो जाएगा, तो जितना बढ़ना चाहिए उतना घटना भी शुरू हो जाएगा रेडियस, और इसलिए जितना घटना चाहिए उतना बढ़ना भी शुरू हो जाएगा रेडियस, इसलिए लगभग सेम रह जाएगा। और जब आप D10 पे पहुंच जाओगे, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, तो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इसलिए रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के बीच का, और इसलिए वही गवर्न करेगा रेडियस को, इसलिए रेडियस वहां पे बढ़ जाएगा। तो ये पीरियड में ट्रेंड हुआ। अब देखिए हम ग्रुप में ट्रेंड देखते हैं। हम ग्रुप में ट्रेंड देखते हैं। आपको ग्रुप में ट्रेंड को भी हम लोग डील कर चुके हैं इन पीरियोडिक टेबल, इन ग्रुप। जैसे कि आप मूव करोगे, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, स्कैंडियम है, इचिडियम है, लैंथेनियम है, एक्टिनियम है, टाइटेनियम है, जर्कोनियम है, हफनियम है, एंड देन आफ्टर कुछ एलिमेंट होगा, इस तरह से देखोगे। इधर हम बात करें, जिंक है, कैडमियम है, Hg है, यूयूबी है। ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकेंड सीरीज है, ये थर्ड सीरीज है, और ये फोर्थ सीरीज है। फोर्थ सीरीज के एलिमेंट को याद रखने का जरूरत आपको नहीं है।
देखा ही जाता है कि जब आप टाइटेनियम और स्कैंडियम से टीडियम में यहां बढ़ोगे तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, लेकिन यहां से यहां रेडियस क्या हो जाता है, सेम रह जाता है, यहां से यहां रेडियस लगभग सेम रहता है और यहां से यहां रेडियस सेम रह जाता है। और इसका कारण क्या है, मतलब फर्स्ट सीरीज से सेकेंड सीरीज ऑफ डी ब्लॉक में आने पर रेडियस बढ़ता है एज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, लेकिन सेकेंड सीरीज से थर्ड सीरीज में आने पे और थर्ड सीरीज से फोर्थ सीरीज में आने पे रेडियस लगभग सेम रह जाता है। और जो ट्रेंड इन रेडियस सेम आ रहा है, इसका कारण है, रेडियस लगभग सेम आ रहा है, इसका कारण है रेडियस ऑफ एटम of 4D series is equivalent to radius of atom in 5D series। इसका कारण होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ठीक है, रेडियस ऑफ एटम ऑफ 5D सीरीज जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है रेडियस ऑफ एटम ऑफ 6D सीरीज। इसका कारण है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए हम लोग समझते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। लैंथेनियम के बाद जब आप हफनियम की तरफ मूव करते हो तो एक्चुअल में यहां पर 4f14 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है, और जब आप हफनियम के नीचे एक्टिनियम के बाद मूव करते हो तो 5f14 इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। जब 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरेगा या 5f में 14 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो करस्पॉन्डिंगली जो होगा न्यूक्लियस में भी 14 प्रोटॉन भरेगा, 14 प्रोटॉन भरेगा। 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का पुअर शील्डिंग होता है, मतलब जो आपने मतलब इलेक्ट्रॉन्स भरा, हम लिखते हैं इसको, जो आपने इलेक्ट्रॉन्स भरा 4f में, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है हम बता रहे हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ड्यू टू पुअर shielding of 4f orbital electron, the outermost electrons experienced the complete increased nuclear charge, and hence atomic radius decreases, पॉइंट ये है, देखो करना क्या होगा, क्या पॉइंट ये है कि आपके पास न्यूक्लियस है यहां पे और आपके पास यहां 4f इलेक्ट्रॉन है, 4f ऑर्बिटल है। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन भरते हो तो यहां भी एक प्रोटॉन ऐड करना होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा तो यहां भी एक प्रोटॉन ऐड करना पड़ा। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन यहां पे भर दिया, बहुत सारा 14 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो यहां भी 14 प्रोटॉन भरा। अब क्या होगा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है 5D का, ये इलेक्ट्रॉन शील्डिंग नहीं कर पाएगा, शील्डिंग इफेक्ट 4f का बहुत कम होता है, ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया है। इस चीज को हम पीरियड टेबल में डील किए थे। तो शील्डिंग इफेक्ट जब इसका बहुत कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन सारा का सारा इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस कर लेगा। तो ज्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, इसके कारण से कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेम तरह का कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियस एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के केस में आता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। सेम तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ 5s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। फिर यही होगा 5s ऑर्बिटल में, फिर ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो जो 60 का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 5s का पुअर शिल्डिंग होगा, 60 का 5s का और ज्यादा पुअर शिल्डिंग होगा कंपेयर टू 4s, क्योंकि 5s दूरी पे। एक्चुअल में न्यूक्लियस के नजदीक जितना ज्यादा कोई ऑर्बिटल होता है उसका शिल्डिंग पावर उतना ही ज्यादा होता है। न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा तो ज्यादा उसको घेरेगा, न्यूक्लियस के अगर दूर रहा तो कम घेरेगा। यही कंसेप्ट है सिंपल। तो 5s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू 4s क्या है, ज्यादा दूरी पे, इसलिए इसका शिल्डिंग पावर कम होगा और इसलिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा सीवियर होता है, मतलब ज्यादा इसमें खिंचाएगा न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू दैट इन एक्टिनाइड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा सीवियर होता है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज 4s का शिल्डिंग पावर कम है, लेकिन 4s से ज्यादा कम है 5s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का। तो डाउन द ग्रुप जब आप फर्स्ट सीरीज से सेकेंड सीरीज में जाओगे तो देखोगे कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन सेकेंड सीरीज से थर्ड सीरीज में सेम रह जाएगा ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एंड थर्ड सीरीज से फोर्थ सीरीज में सेम रह जाएगा ड्यू टू एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस इज द ट्रेंड रेडियस, एटॉमिक रेडियस। बात अगर हम आयनिक रेडियस की करें तो आयनिक रेडियस जो होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज पे भी, ठीक है, चार्ज पे भी डिपेंड करेगा। तो फॉर सेम मेटल कैटायन रेडियस, आयनिक रेडियस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन पे। चार्ज ज्यादा प्रेजेंट होगा, इसका मतलब है कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन रेडियस ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना, मतलब सिंपल सी बात है। मान लिया मैग्नीज 2+ की बात करें, मैग्नीज 3+ की बात करें, मैग्नीज 4+ की बात करें, ये सब अगर हम रखते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन रेडियस, चार्ज कम है तो इसका रेडियस ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा है तो इसका रेडियस कम होगा। और रेडियस कम होने का कारण क्या होगा, रेडियस कम होने का कारण होगा ड्यू टू हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ मैग्नीज 5+। जेड तो फिक्स है, जेड आपका मैग्नीज सब लियो तो जेड तो फिक्स है, और इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम है तो शिल्डिंग कम होगा, शिल्डिंग कम होगा तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, और ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा तो रेडियस घटेगा। तो सेम मेटल कैटायन के लिए इस तरह से आप देखोगे, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन जेड इफेक्टिव एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज करोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जो कि रेडियस को घटा रहा होगा। और अगर हम डिफरेंट कैटायंस की बात करें, डिफरेंट मेटल की बात करें, तो आयनिक रेडियस का जो ट्रेंड होगा वो मेटालिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के, आयनिक रेडियस का जो ट्रेंड होगा वो अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड के ही सिमिलर होगा। डिफरेंट मेटल की बात करें तो आयनिक रेडियस का ट्रेंड एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड के ही बराबर होगा। तो ये हुआ एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। अब देखिए एक और बात, एक बात आपको हम बताते हैं, यहां पे नोट में करके लिखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, आयन बनाने से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप जब आर्गन में भरते हो तो भरते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, हो गया। उसके बाद आगे बाद जब पोटेशियम इन करते हो तो भरते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड देन आफ्टर 4s1, बिकॉज 4s1 का एनर्जी आप लोग पढ़ते हो कि लोअर होता है कंपेयर टू 3d। कैल्शियम में भी ऐसा ही होगा, आर्गन एंड देन आफ्टर 4s2। अगर हम स्कैंडियम की बात करें तो आर्गन हो जाएगा 4s2 और 3d 1। अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो हो जाएगा आर्गन 4s2 एंड 3d 2।
एंड वैनेडियम की बात करें तो आर्गन 4s2 3d3। इस तरह से आप समझ रहे हो कि पूरा हमने लिखा। मतलब इन सब में हमने ये माना हुआ है कि 4s का एनर्जी कम होगा कंपेयर टू दैट ऑफ 3d। ठीक है, 4s का एनर्जी कम होगा कंपेयर टू 3d। अब अगर हम आयनिक, ठीक है, आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जब हम आपसे पूछे कि बताइए स्कैंडियम, या मतलब हम स्कैंडियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, तो आप लिखते हो आर्गन, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो 4s2 से, ना कि 3d1 से। आप टाइटेनियम 2+ की बात करें तो आप रिमूव करते हो 4s2 से, ना कि 3d से। वैनेडियम की अगर हम बात करें तो आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो 4s2 से, ना कि 3d से। इस तरह से जिंक से अगर हम आपसे एक्सट्रैक्शन करवाएं तो आप देखोगे कि आर्गन क्या होगा 3d10, 4s से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ना कि 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पे मिसकंसेप्शन है, यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा अगर आप गौर से सोचोगे तो। कंफ्यूजन क्या है, जब हमने 4s ऑर्बिटल का एनर्जी कम कहा तो 4s से पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ा, लेकिन जब हमको इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी हुई तो जब 3d ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा, 3d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। जब 3d ऑर्बिटल का एनर्जी हमने ज्यादा माना कंपेयर टू दैट ऑफ 4s, तो क्या होगा, 3d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए क्योंकि वही आउटर मोस्ट में है। लेकिन देख रहे हो आप कि 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ना कि 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि एक्चुअल में 4s ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होता है कंपेयर टू 3d इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, जर्कोनियम एंड अप टू जिंक जो भी है। बात यह है, देखो समझो इस बात को पहले, एटॉमिक नंबर के साथ अगर हम लिखना चाहें इधर ऑर्बिटल का एनर्जी, ऑर्बिटल एनर्जी हम लिख रहे हैं इधर, तो होता यह है कि अगर हम 19, 20 पे बात करें, 21, 22 एटॉमिक नंबर ये सब लिख रहे हैं, 23 वगैरह, तो ये हमारा हुआ मान लो 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल का एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हम इधर प्लॉट कर रहे हैं, एनर्जी है ये, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल प्लॉटेड। 4s का एनर्जी क्या होगा, हमने बताया कि 4s का एनर्जी क्या होता है, कम होता है। 4s का एनर्जी कम होता है कंपेयर टू 3d। कहां पर, अप टू 20 तक, तो ये 4s है और ये आपका क्या होता है, 4s होता है। मतलब आप देखोगे कहीं पे 21 से पहले क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, मतलब 4s का एनर्जी ज्यादा हो गया है कंपेयर टू 3d। इस बात को गौर करोगे। ऐसा होने का कारण होता है पेंट्रेशन इफेक्ट। पेंट्रेशन इफेक्ट के कारण जो ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर आप पढ़ते हो उसमें डिफरेंस आता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, हमने अभी तक यही पढ़ा है कि 4s का एनर्जी कम होगा कंपेयर टू 3d, लेकिन आप देख रहे होंगे कि 31 से हायर एटॉमिक नंबर पे 3d लोअर एनर्जी का है, 4s हाई एनर्जी का है। और इसीलिए जब आप इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते हो, मतलब केटायन बनाते हो, मेटल केटायन बनाते हो, तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ना कि 3d से। इस बात को गौर करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत कम लोग समझते हैं इस चीज को, कि हमने जो पढ़ा कि हमने शुरुआत से पढ़ा है ऐसे ही है और सब लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि 4s का एनर्जी कम होता है कंपेयर टू 3d। हालांकि 4s का एनर्जी कम है अप टू 20, 90, 20 पे कम है, लेकिन जैसे आप स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम की तरफ मूव करोगे, 4s का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू 3d। और इसका केस आपको मिलेगा तब, इसका आपको एग्जाम्पल तब मिलेगा जब आप केटायन बनाओगे। केटायन बनाओगे तो देखोगे सबसे पहले 4s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। इसका मतलब 4s ऑर्बिटल जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालना
आसान होगा। ठीक है, अब देखिए एक बात, अब हम एक चीज को और करते हैं। तो आप कहोगे कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखा जाए? तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, या आप कोई 3D1 4:2 लिखता है, 3D2 4:2 लिखता है, 3D3 4:2 लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए ये मत सोचो कि किसका मतलब 3D1 पैरेलल 4:2 ज्यादा होगा। आप जैसे चाहो वैसे लिखो, दोनों को हम लोग सही लेके चलते हैं। ठीक है, इस बात को गौर करिएगा। ये आपको कैटायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त रिवील हो जाता है कि 4s का एनर्जी ज्यादा होगा कंपेयर टू 3D। ठीक है, ये बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही आपको जानना चाहिए। अब देखो अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। तीसरा पॉइंट है हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन होता है मेटल सॉलिड से हीट दे करके मेटल गैस बनाने में जो एनर्जी लगेगा, इसी को बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। देखिए ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो हार्ड सॉलिड होता है, उसका मेटालिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण ट्रांजिशन मेटल्स आपस में मेटालिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, और इसी कारण से क्या होता है, इसका हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है। फर्दर हीट ऑफ एटमाइजेशन देखोगे कि मैक्सिमम होगा बिटवीन द ट्रांजिशन मेटल्स ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल सीरीज, बिकॉज बिटवीन द ट्रांजिशन मेटल सीरीज क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो कि बताता है कि मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत हो रहा होगा ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसलिए क्या होगा, हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा। तो है हायर डेल्टा एच एटमाइजेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, अब देखो फर्दर मेटालिक बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होगा, मेटालिक बॉन्डिंग जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। और इसलिए आप देखोगे हेंस डेल्टा एच एटमाइजेशन इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, in case of transition metals, first increases with atomic number and then after decreases, फर्स्ट इंक्रीजेस कहां तक इंक्रीज करेगा, वहां तक इंक्रीज करेगा जहां पर जाकर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, मिड पर इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर एंड देन आफ्टर डिक्रीजेस। मैक्सिमम डेल्टा एच एटमाइजेशन इज फाउंड एट मिड पॉइंट वेयर maximum number of unpaired electrons are found, D5। वहां पर जाकर के क्या होगा, हीट ऑफ एटमाइजेशन मैक्सिमम हो जाएगा। फर्दर आप ये देखोगे, ये तो हमने किसी एक पार्टिकुलर सीरीज में बात किया। इन ग्रुप, अगर हम ग्रुप में बात करें तो डेल्टा एच एटमाइजेशन क्या होगा, इंक्रीजेस डाउन, which indicate a stronger metallic bonding as we move down। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग होगा, बिकॉज जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, बिकॉज लिख देते हैं, बिकॉज
outer electrons are loosely held with nucleus। जो outer इलेक्ट्रॉन होगा, आप 4d की बात करो और 5d की बात करो, 5d इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होगा टू न्यूक्लियस और इसलिए वो आसानी से मेटालिक बॉन्डिंग में भाग ले पाएगा। आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली अटैच्ड टू न्यूक्लियस और इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग में आसानी से भाग ले पाएगा। ठीक है, ये चीज आप गौर करोगे। एक और बात, डेल्टा एटमाइजेशन की बात करें तो जैसे कि हम फर्स्ट सीरीज की बात करें, 3D सीरीज की बात करें तो स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम, ज्यादा वेनेडियम, ज्यादा क्रोमियम, लेकिन मैग्नीज क्या क्या घटता है। मैग्नीज के घटने का कारण यह है क्योंकि मैग्नीज में D5 और 4s2 है, तो 4s2 और D5 हाफ फिल्ड फुल फिल्ड होने के कारण स्टेबल है और इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग में प्रोबेबली कम पार्टिसिपेट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू दैट इन क्रोमियम। सेम तरीके से सेकेंड सीरीज में देखोगे टेक्नीशियम का काम हो जाएगा। ठीक है, तो कारण यही होगा प्रोबेबली बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कन्फिगरेशन ऑफ डी एंड एस ऑर्बिटल के कारण इलेक्ट्रॉन कम पार्टिसिपेट करेगा मेटालिक बॉन्डिंग में और इसलिए हम लोग कहेंगे कि हीट ऑफ एटमाइजेशन जो होगा उन सबका कम होगा। अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग डेंसिटी। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी चौथा पॉइंट है डेंसिटी। इन ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड। ठीक है, डेंसिटी जो इंक्रीजेस डाउनवर्ड होगा। ठीक है, वेयर एज इन पीरियड density has identical trend to that of atomic radii। ट्रांजिशन मेटल्स का डेंसिटी ज्यादा होता है, कारण यह है कि इसका एटॉमिक वॉल्यूम कम है। एटॉमिक वॉल्यूम कम होने का कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन्स पेनल्टीमेट सेल में बढ़ता है। पेनल्टीमेट सेल मतलब इनर डी ऑर्बिटल में बढ़ता है और इनर डी ऑर्बिटल में बढ़ने के कारण जो साइज में अंतर है वो साइज में अंतर बहुत कम होगा और साइज में अंतर बहुत कम होने के कारण क्या होगा, डेंसिटी में फर्क बहुत, मतलब साइज में अंतर बहुत कम होने के कारण जो होगा एटॉमिक वॉल्यूम लो होगा। आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे पेनल्टीमेट सेल में, इसके कारण रेडियस घटेगा और रेडियस घटेगा जिसके कारण से एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ट्रांजिशन मेटल्स have high density due to low atomic volume। एटॉमिक वॉल्यूम कम होता है और इसी कारण से क्या होगा, हाई डेंसिटी होगा। आप जानोगे कि देखोगे कि इसका क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर होता है, अधिकतर केस में क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर होता है, इसके कारण से डेंसिटी घटेगा, एटॉमिक वॉल्यूम घटेगा, इसके कारण से डेंसिटी बढ़ेगा। तो ट्रांजिशन मेटल्स का हाई डेंसिटी होगा ड्यू टू लो एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, एक बात कीजिएगा, ऑस्मियम हैज हाईएस्ट डेंसिटी among all elements। सारे एलिमेंट्स में डेंसिटी जो है ऑस्मियम का सबसे ज्यादा होता है, ऑस्मियम से ज्यादा डेंसिटी किसी का नहीं होता है। पांचवा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांजिशन मेटल्स का बहुत ज्यादा होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसलिए ये भी मेटालिक बॉन्ड मतलब
इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, पहले बढ़ेगा एटॉमिक नंबर के साथ, मैक्सिमम हो जाएगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या मैक्सिमम होगा, और फिर देन आफ्टर घटना शुरू होगा। अब देखोगे जिंक कैडमियम Hg, जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग पुअर होगा, और इसलिए उन सब का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। Hg जो होता है लिक्विड होता है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो आप ये समझ सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग पे ही क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है।